लेटर बिथरा के सृजन में आपका स्वागत है। भाजपा कह रही है कि मोदी जी यानी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बाढ़ की वजह से विपक्षी एक डाल पर बैठे हैं। विपक्षी कह रहा है कि अब मोदी जी की वापसी नामुमकिन है। दोनों के अपने अपने विचार हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जा कर दें। तो तथ्यों की गवाही रही है कि भारत में गठबंधनों की सरकारों का मिला जुला अनुभव रहा है। पहली बार केंद्र में 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चुनाव के ठीक पहले 4 दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। दल के भीतर दल थे। वह सरकार 27 महीनों के बाद गिर गई। उसकी जगह कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। वे तो संसद का सामना भी नहीं कर सके। 1989 में भाजपा और वाम दलों के बाहरी समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी। वह सरकार 343 दिन ही चली। उनकी जगह कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी। वह 223 दिन में ही चली गई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। वह 16 दिन चली। 1996 में आई के गुजराल की सरकार 332 दिन चली। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी 1998 की सरकार 6 साल 64 दिन लगातार चली थी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव भाजपा के लिए चुनौती भरा हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 15 से अधिक दलों की बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा को हराने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही भाजपा के खिलाफ सभी दल एकजुट होकर कैसे काम कर सकें, इस पर भी रणनीति बनी। हालांकि यह बात भी सच है कि सभी दलों के अपने अपने एजेंडे हैं और सभी उन्हीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि 2024 के लिए सभी दल एक प्लेटफार्म पर आ तो गए हैं, लेकिन क्या यह उतना एकजुट रह पाएंगे जितना ये तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो जो तस्वीर की बात है तो उस पर भाजपा ने भी चुटकी ली है और इन्होंने कहा कि बैठकर चाय पी और तस्वीर खिंचाई, इससे आगे क्या। तो सबसे बड़ा सवाल एकजुटता को लेकर यही है कि क्या सभी आपसी मतभेदों को भुला पाएंगे। तो भाजपा के खिलाफ 15 से ज़्यादा दल इकट्ठा होने की मुहिम में शामिल हुए हैं। हालांकि इनमें ज़्यादातर राजनीतिक दल वे हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपने अस्तित्व को खड़ा किया है। चाहे इस बैठक की मेजबानी करने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य दल। जो कल की बैठक में ऐसे भी दल शामिल हुए जो शुरू से ही कांग्रेस के लगातार विरोधी रहे हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस। तो सभी पार्टियों के एक दूसरे से मतभेद हैं, लेकिन सभी भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की पहल में शामिल हो रहे हैं। तो जैसी जानकारी बाहर आई है कि बैठक में साझा कार्यक्रम पर भी जोर दिया गया है। हाल के दिनों में देखें तो राजनीतिक दंगल विपक्षी दलों के बीच भी जारी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार के खिलाफ धरने पर ही बैठ गए हैं। बैठक में ममता बनर्जी ने इस पर नाराज़गी भी जताई। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार हिंसा के आरोप लगा रही है। वही हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बता दिया। दिल्ली में अध्यादेश को लेकर केजरीवाल सरकार और केजरीवाल लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं।
और कहा तो यह भी जा रहा है कि कल की पटना की बैठक से अध्यादेश पर समर्थन के मसले पर ही केजरीवाल बिदक कर दिल्ली लौट गए थे। जहाँ तक कश्मीर से उमर अब्दुल्ला की बात है तो वे कह रहे हैं कि जब हमें 370 पर कई दलों से समर्थन चाहिए था तब कुछ दल खुशी मना रहे थे। तो इस हालात में यह सवाल तो पैदा होते ही हैं कि 15 से ज़्यादा राजनीतिक दल एक साथ तो हुए, लेकिन क्या इनके वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफ़र होंगे? सवाल ये भी हैं कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी, एनसीपी बिहार में आरजेडी को क्या फ़ायदा पहुंचाएगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पंजाब में आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचा सकती है, वही डीएमके का उत्तर भारत में क्या अस्तित्व है। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सभी को जीत हासिल की है पता है। तृणमूल पश्चिम बंगाल में है, बंगाल से बाहर उसका कोई असर नहीं होगा। वैसे ही एनपीसी का प्रभुत्व वाला राज्य महाराष्ट्र है, उत्तर भारत में उसके मदद से किसी को कुछ खास सफलता हासिल नहीं होगी। बिहार को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मौक़ों पर बने विपक्षी दलों के गठबंधन को कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस और जदयू का गठबंधन था। इस गठबंधन ने भाजपा को बुरी तरीके से हराया था। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर खूब प्रचार हुआ, लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के गठबंधन के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी का उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन ही था। बावजूद इसके सपा कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, लेकिन यह गठबंधन भाजपा के सामने फ्लॉप साबित हुआ था। तो विपक्षी एका में सबसे अहम सवाल सीट शेयरिंग का भी है और कहा जा रहा है कि इस पर पेच फंसेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए। बड़ा सवाल यही है कि अगर वह गठबंधन फोटो की ही तरह हकीकत में भी मजबूत रहता है, क्या बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं होंगे? अगर तृणमूल कांग्रेस, वाम दल और कांग्रेस का बंगाल में गठबंधन होता है तो कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या वाम दलों के साथ ममता बनर्जी खड़ी हो पाएंगी? क्योंकि उनकी पूरी राजनीति वाम दलों के खिलाफ ही रही है। बिहार में राजद और जदयू का गठबंधन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि यहाँ कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कितनी सीटें मिल पाएंगी। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फार्मूला आराम से तय हो पाएगा। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, हकीकत यही है कि फिलहाल तो मोदी विरोध के नाम पर यह सभी दल इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन इनके अंतर विरोध भी सामने आ रहे हैं। तो एक खिचड़ी सरकार देश में सुशासन को कितना स्थापित कर पाएगी, यह कितनी टिकाऊ होगी, यह बड़ा सवाल है और जनता भी इसको समझने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि 90 का वो दौर सभी को याद होगा जब देश में अलग अलग सरकारें बनती थी और गिरती थी। बहरहाल यही प्रजातंत्र है और इसमें इस तरह के जोड़ घटाव होते ही रहते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बहरहाल आज इतना ही। नमस्कार।